हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 इंग्लिश के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, कल ही आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था, आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है, कितना क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। ओके, तो सबसे पहले पैसेज दिया गया था आप लोगों को, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 12 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें आप लोगों को 10 करना था। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज इज। तो इस पैसेज में बेसिकली फेंसिंग के बारे में बात किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 2, ए का 2, फेंसिंग एज अ स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूल्स एंड वार्स आर फाउट विद। ड्यूल्स और वार्स किसके द्वारा फाउट किए जाते थे? तो इसका आंसर होगा वीपन्स के द्वारा। ओके, हथियार जो होते हैं उनके द्वारा इस युद्ध को फाइट किया जाता था, लड़ा जाता था। अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड, द थ्योरी ऑफ फेंसिंग स्टार्टेड एज वेज टू। जो थ्योरी था फेंसिंग का वो किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर होगा ट्रेन मिलिट्री मेन फॉर वार्स। ओके, ऑप्शन नंबर 4, ट्रेन मिलिट्री मेन फॉर वार्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डी में दिया गया है, फेंसिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ ओलंपिक सिंस। जो फेंसिंग है वो ओलंपिक का पार्ट है, कब से है? तो इसका आंसर होगा 4th, इट्स फर्स्ट मॉडर्न एरा एडिशन 1896। ओके, यहाँ पर यदि आप लोगों ने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। ओके, क्योंकि हमें लास्ट दिया हुआ था, बाकी ईयर दोनों का सेम था, बट यहाँ पे लास्ट एंड यहाँ पे फर्स्ट। तो जब पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इट्स फर्स्ट मॉडर्न एरा एडिशन इन 1896। यदि आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो मैंने आपको लाइव क्लास में फुल डिस्कशन में पूरी चीजें बताई थी कि कहां पे लिखा हुआ था। तो जब चाहते हैं तो लाइव क्लास में जाकर के देख सकते हैं, लाइव क्लास का वीडियो भी अपलोडेड है। ओके, वहां पे मैं पूरा बताया था कि कहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा, कहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। अब ये दिया गया है, फेंसिंग वाज इन्वेंटेड बाय। फेंसिंग किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो देखिए ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं होते, बट यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में ना कंफ्यूजन था। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप लोगों के पैराग्राफ में लिखा हुआ था ना कि फेंसिंग किसी सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा इन्वेंट नहीं किया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर भी वही होता। जिन्होंने भी ये वाला आंसर किया है ना, ये उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे दिया गया था मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ फेंसिंग केम फ्रॉम। जो मेजर इन्फ्लुएंसेस हुआ था फेंसिंग का, या फिर मेजर इन्फ्लुएंसेस हुए फेंसिंग में, वो कहां से आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली एंड फ्रांस। ओके, इटली एंड फ्रांस, तो एफ का 1। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। फेंसिंग वाज पॉपुलर इन। फेंसिंग कहां पे पॉपुलर था, किसके बीच पॉपुलर था? तो इसका आंसर होगा मिलिट्री। फेंसिंग जो है वो मेनली मिलिट्री के पास पॉपुलर था। ओके, मिलिट्री के लोग इसे फॉलो करते थे। नेक्स्ट है, फेंसिंग वाज नॉट पॉपुलर इन। तो जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, उसके साथ साथ साउथ कोरिया, यहाँ पे जो फेंसिंग था वो पॉपुलर था, बट जो साउथ अफ्रीका था ना, वहाँ पे फेंसिंग बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। तो इसका आंसर पूछा गया क्या था? नॉट पॉपुलर। तो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल भी नहीं पॉपुलर था, तो इसका आंसर क्या होता है? एच का 4। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, द एंटोनियम फॉर द वर्ड इवोल्यूशन इज। अब देखिए हम लोग को एंटोनियम बताना, मतलब कि इवोल्यूशन का अपोजिट वर्ड। तो ग्रोथ हो गया, राइज हो गया, ये तो उसका सिनोनियम हो गया। ओके, और डल तो कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा इवोल्यूशन के साथ, तो इसका आंसर होगा हाल्ट। ओके, तो आई का 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखा जाए, द सिनोनियम फॉर वर्ड रिजेंबल इज। रिजेंबल वर्ड का सिनोनियम क्या होगा? तो रिजेंबल वर्ड का सिनोनियम होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे के, तो के दिया गया था, पॉपुलैरिटी ऑफ फेंसिंग इन ओलंपिक्स हैज ऑलवेज बीन देयर बिकॉज। जो फेंसिंग में पॉपुलैरिटी थी, मतलब कि ओलंपिक्स में फेंसिंग का जो पॉपुलैरिटी था वो हमेशा रहा, क्योंकि इसका कारण हो जाएगा इट हैज ऑलवेज बीन एन इवेंट इन द ओलंपिक्स। वो हमेशा एक इवेंट रहा है या फिर है ओलंपिक्स में। ओके, अब आगे देखा जाए स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, एच का 2, के का 2 ना, के का 2। अब हम लोग आगे देखते हैं। एल में पूछा गया है, डैश कंट्री हैज केम अप एज अ पावर हाउस इन द स्पोर्ट्स ऑफ फेंसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ओके, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग सेकंड पैसेज देख लेते हैं। देखिए सेकंड पैसेज आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला है, स्पिनरेट्स इन अ स्पाइडर आर लोकेटेड। स्पिनरेट्स जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर होगा बीनीथ देयर एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पाइडर हैज डैश स्मॉल होल्स फ्रॉम व्हिच इट स्क्वीजेस द सिल्क आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके पास 2 होल्स होते हैं जिससे वो सिल्क को बाहर निकालता है अपनी बॉडी से। नेक्स्ट, द लिक्विड सिल्क दैट कम्स आउट ऑफ इट्स बॉडी ड्राइज इनटू थ्रेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद। देखिए जो लिक्विड सिल्क होता है, जब स्पाइडर के बॉडी से बाहर आता है तो वो
एक थ्रेड बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, किसके कांटेक्ट में आने के कारण ऐसा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर। ओके, एयर के कांटेक्ट में आने से ऐसा होता है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। द सिल्क ऑफ नेफिल्स स्पाइडर इज द, अब देखिए जो सिल्क होता है नेफिल्स स्पाइडर का, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर अभी तक का पता चला है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है नेफिल्स स्पाइडर का। ओके, अब आगे देखा जाए स्टूडेंट्स, आगे दिया गया है ई में, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू स्पाइडर प्ले एज अ प्रीडेटर, जो स्पाइडर है वो प्रीडेटर के रूप में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग पेस्ट ऑफ कॉटन। नेक्स्ट एफ, व्हाई आर स्पाइडर्स इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड वास्प, स्पाइडर्स क्यों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बर्ड्स के लिए और वास्प के लिए? तो उनके लिए वो क्या होते हैं, सोर्स ऑफ फूड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ का 1। ओके, दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे दिया गया चूज द वर्ड्स ऑन द पैसेज व्हिच मींस एसेंशियल, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रल। एच, फनल स्पिनर्स स्पिन डैश टू देयर होम्स, फनल स्पिनर्स जो होते हैं वो किस प्रकार का एंट्रेंस बनाते हैं अपने घर जाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नेट लाइक एंट्रेंस। ओके, यदि हम लोग आई की बात करें स्टूडेंट्स, तो आई में होगा द वेव ऑफ डैश इज विजिबल इन द मॉर्निंग डू, किस स्पाइडर का जो वेव होता है वो मॉर्निंग डू में विजिबल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रास स्पाइडर। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो जे में दिया गया है द वेव ऑफ कॉमन हाउस स्पाइडर आर फाउंड इन, देखिए जो वेव होते हैं कॉमन हाउस स्पाइडर के वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मेनली पाए जाते हैं सेट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच स्पाइडर डज नॉट वीव अ वेव टू कैच इट्स प्रे, कौन सा स्पाइडर जो है वो अपने प्रे को कैच करने के लिए जाल नहीं बिछाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिशर स्पाइडर, वो ऐसे ही फंसा लेता है किसी को भी। ओके, अब आगे देखा जाए, द वुड हाउस हंटिंग स्पाइडर कैन बी स्पॉटेड इन, देखिए जो वुड हाउस हंटिंग स्पाइडर होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों में उन्हें देखा जा सकता है। ओके, जब आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही किया होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। द लाइन्स आर स्पोकन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कैवायर इज द ऑप्शन नंबर 3, ए साल्टी रेलिश मेड फ्रॉम एग्स ऑफ अ फिश। आगे देखा जाए, द स्पीकर हर्ट सैंक्स एज, देखिए जो स्पीकर का हार्ट था वो बहुत ज़्यादा डूब गया था, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। वो ऐसा क्यों हुआ था स्पीकर के साथ? लंचियन चैप्टर का आपको दिया गया एक्सट्रैक्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड टू ऑर्डर कैवायर फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए उन्हें क्या करना था? कैवायर ऑर्डर करना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ओके, अब आगे देखा जाए, डी कुड नॉट टेल हर दैट रेफर्स टू, वो उन्हें नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते हैं? वो इन्हें ये नहीं बता सकते थे कि वो कैवायर को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो डी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ई, डैश वाज टोल्ड बाय द नरेटर टू गेट द फूड, देखिए नरेटर के द्वारा, नरेटर को बार बार कौन परेशान कर रहा था? मेनली यही पूछा गया क्वेश्चन में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटर। ठीक है, वेटर जो है बार बार नरेटर को परेशान कर रहा था कि आप फूड ले लीजिए, आप खाना ले लीजिए, आप लेकर के आए हैं इस औरत को, तो आप खाना ले लीजिए। ओके, तो मेनली वही वेटर जो था वही परेशान कर रहा था नरेटर को। अब इसमें और भी दिया गया था, जिन्होंने ये नहीं किया होगा ओके वो उन्होंने ये वाला इजीली किया होगा क्योंकि ये वाला भी ज़्यादा ईजी था। अब यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट दिया गया, तो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। द अबव लाइन्स आर स्पोकन बाय, जो लाइन्स है ये मिस्टर हिल की तरह कहे गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3। नेक्स्ट, द कस्टमर ऑफ डैश आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, अब यहाँ पे ना किसी कस्टमर की बात हो रही है। ओके, तो किन कस्टमर्स की बात हो रही है? बैंक के कस्टमर्स की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 1। अब हम लोग आगे देखते हैं, द मैटर दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, देखिए अब जिस मैटर में यहाँ पे बात हो रहा है ना वो हो रहा है कि एनी जो है बहुत खराब तरह से खाना बनाती है। अब पहले वो अच्छा खाना बनाती थी बट वो बहुत खराब खाना बनाने लगी थी। ओके, तो सी का हो जाएगा 3। द व्हाट इज एनीज जॉब इन द हाउस, एनी का क्या जॉब है हाउस में? तो एनी का जॉब है सी इज अ कुक। ओके, वो खाना बनाती है घर में। एनी इज टू बी गिवन 3 मंथ्स टू, एनी को किस चीज के लिए 3 मंथ्स दिए गए थे? तो ताकि वो दूसरा जॉब पा सके या फिर खोज सके। ओके, हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कोई एक अटेम्प्ट करना था आप लोगों को यहाँ पर से भी, ये बहुत इंग्लिश का ईजी पेपर आया था, इससे पहले कभी भी इतना ईजी पेपर नहीं आया है क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि सभी का 70+ आएगा। आप लोग चेक करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना आने वाला है एग्जामिनेशन में मार्क्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या करना था, इसका पोएट आप लोगों को फाइंड करना था। तो ये जो पोएट है ना, जो पोएम है ना, ये आप लोगों का ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग है और उसके पोएट का नाम है रस्किन बॉन्ड। ओके, तो अब आप लोगों को क्या करना है नेक्स्ट में आप लोगों को राइम स्कीम फाइंड करना है। तो इसका राइम स्कीम होगा बी का 1। ओके, दैट इज ए। सी नंबर, व्हाट जॉब गिवन टू द पोएट्स डैड, पोएट के डैड को क्या जॉब दिया गया था? पोएट के डैड को ये जॉब दिया गया था कि वो
एक ट्री टॉप हाउस बनाए, ओके, ट्री के ऊपर एक हाउस बनाए। नेक्स्ट देखा जाए तो डैड स्टार्टेड द असाइन्ड वर्क, डैड को जो वर्क दिया गया था वो उन्होंने कब स्टार्ट किया, तो उन्होंने सेम नाइट को, उसी रात को स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, हु हैज असिस्टेड डैड इन द जॉब, डैड को मतलब कि पिता को किसने असिस्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट, यानी कि रस्किन बॉन्ड ने अपने पिता को हेल्प किया था ट्री टॉप हाउस बनाने में। अब यहाँ पे भी आप लोगों को और करके दिया गया था, जिन्होंने ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं किया होगा वो नीचे वाले क्वेश्चन को किए होंगे, तो इसका भी आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट द लस्ट्रस टोकन्स आर, क्वेश्चन हमने बोला जा रहा है कि लस्ट्रस टोकन यहाँ पे किसे कहा गया है, तो ये पोएम जो था वो बैंगल सेलर्स था, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगल्स। नेक्स्ट, रेडियंट मीन्स, रेडियंस का क्या मतलब होता है, तो हैप्पी लुकिंग, ये आपके बुक के वर्ड मीनिंग से दिया गया था। इससे आपको क्या पता चला कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी करके जाना चाहिए था, जिन्होंने किया होगा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। थर्ड, डैश कलर इज मीन फॉर डॉटर रिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पर्पल। डी, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा गिवन, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइव्स वाइफ्स। ई, द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड लस्ट्रस इज, मतलब कि लस्ट्रस वर्ड का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा डल। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आप लोगों को एडिटिंग दिया गया है, ओके, तो इसका मैं आप लोगों को आंसर ही बताऊंगा सिर्फ। देखिए यहाँ पे आंसर होगा पहले स्टूड हटेगा, ओके, इनकरेक्ट वर्ड में क्या आएगा, स्टूड, ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडिंग, ओके, ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टैंडिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को ऑन हटाना था और यहाँ पे आप लोगों को इन लगाना था। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे आप लोगों को देखिए क्वेश्चन दिया गया, दे आर वेटिंग टू द बेल, तो टू द की जगह आपको फोर द करना था, ओके, तो इनकरेक्ट में क्या होता, इनकरेक्ट में यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे हो जाता 4, ओके, तो ये वाला आंसर इसका सही होता, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। यदि हम लोग 6 की ए की बात करें तो इसका आंसर होगा व्हाट ही हैड बीन चार्ज्ड विथ। यदि हम लोग बी की बात करें तो बी का आंसर होगा दैट ही वाज डूइंग हिज बर्थडे शॉपिंग अर्ली। नेक्स्ट यदि हम लोग सी की बात करें स्टूडेंट्स तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 4, हाउ अर्ली वाज ही डूइंग इट, ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया गया था जिसमें आप लोगों को मैसेज लिखना था, ओके, उसके बाद और करके आपको नोटिस भी लिखना था। आप लोगों ने जो लिखा होगा यदि आपने सही फॉर्मेट का उपयोग किया होगा तो आपको बिल्कुल सही नंबर मिलेगा, ओके। यदि हम लोग मैसेज के फॉर्मेट की बात करें तो आपको सबसे पहले डेट लिखना था, उसके बाद टाइम लिखना था, उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं उसका आप लोगों को नाम लिखना था, ओके, उसके बाद आप लोगों को लास्ट में अपना नाम लिखना था, मतलब कि आपके यहाँ जो भी नाम दिया होगा वो आप लोगों को लिखना था यहाँ पे। बट आप लोगों को जो मैसेज था वो 50 वर्ड्स में ही लिखना था, ओके। आप लोगों ने ज्यादा लिखा तो हो सकता है आपका मार्क्स कटेगा, बट ऐसा नहीं कि आपने एक वर्ड भी ज्यादा लिखा तो मार्क्स कटेगा, बट यदि आपने उससे ज्यादा लिखा है तो आपका मार्क्स कट सकता है, ओके। तो आप लोगों को 50 वर्ड से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करना था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों ने ज्यादा लिख दिया था। यदि लोग नेक्स्ट बात करें नोटिस की स्टूडेंट्स, तो नोटिस में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना था, इसमें जो भी नाम दिया गया था, ओके, जो भी इसमें नाम दिया गया था वो आप लोगों को नोटिस वाले फर्स्ट में लिखना था। उसके बाद आपको नेक्स्ट में बड़े बड़े मतलब कैपिटल लेटर में आप लोगों को नोटिस लिखना था, उसके बाद डेट लिखना था, उसके बाद किस चीज का होने वाला है वो लिखना था, एंड उसके बाद कंटेंट और बॉडी क्या था, एंड लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे जो भी दिया गया था आशुतोष, जोया, उसके बाद हेड बॉय हेड गर्ल, आप लोगों ने जो भी किया होगा। तो हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना था गिलमोर पब्लिक स्कूल, ओके, गिलमोर पब्लिक स्कूल लिखते उसके बाद चंडीगढ़ वहां पे आप लोगों को डालना था। नेक्स्ट बात करें तो आप लोगों को क्या करना था, आप लोगों को लिखना था ग्रैंड पेरेंट्स डे, ओके, नोटिस के बाद आप लोगों को डेट डाल के लिखना था। आप इसे कैसे लिख सकते थे, आप लोगों को लिखना था द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या फिर सेलिब्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डे, ओके, सो यू हैव टू कम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द डे ऑन दिस इज फॉर क्लासेस 6, 7, 8, एंड आपको जो भी डेट था वो वहाँ पे डाल देना था। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आप लिख सकते थे वो आप लोगों को वहाँ पे लिखना था, ओके। अब यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन टीनेजर्स लिखना था कि मीडिया का क्या इंपैक्ट पड़ा है टीनेजर्स पर। एंड मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कुछ करके जाना है चाहे नहीं जाना है, आप लोगों को इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन टीनेजर्स करके जाना है। जो भी इसे करके गए होंगे उनका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क्स का था, ओके, तो 5 मार्क्स तो बिल्कुल आपका कंफर्म हो गया यदि आपने इसे किया है तो, क्योंकि मैंने आपको जो दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ओके। उसमें आप यदि वही कंटेंट आप लोगों ने लिखा था आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा, एंड आप अपने तरफ से कुछ ऐड किए हैं तो भी आप सही लिखे, ग्रामेटिकल मिस्टेक यदि नहीं है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ओके। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर लिखना था अपने ब्रदर को आप लोगों को लिखना था
एक इनफॉर्मल लेटर, ओके, ये फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल था, ओके। और किस पारे पे आप लोग लिखना था, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ हारमोनी बताना था कि हारमोनी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो मैंने आपके इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी दे दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये ऊपर वाला ही किया होगा, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन टीनेज थोड़ा ज़्यादा ईजी था, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 क्वेश्चन ही आंसर करने थे और 20 से 30 वर्ष में आप लोगों को खत्म करना था, ज़्यादा आप लोगों को लिखना नहीं था। तो मैं आपको आंसर लिख के नहीं बल्कि आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या कंटेंट जाता, आप लोगों को क्या लिखना चाहिए था इसका आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द किंग कॉल्ड द लर्न्ड मैन फॉर द कोर्ट, सॉरी टू द कोर्ट वाई, मतलब कि जो किंग था वो लर्न्ड मैन को, एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति को कोर्ट बुलाया था। ऐसा क्यों किया था उसने, तो ऐसा किया था उसने ताकि वो अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर ले सके, ओके। वो अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता था, क्योंकि उसको कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने लर्न्ड मैन को क्या किया, कोर्ट में बुलवाया था, ओके। तो यही उसका रीजन होता। यदि आप लोगों ने इतना लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ओके, क्योंकि 2 ही मार्क्स का ये क्वेश्चन था। यदि आप लोगों ने उन तीनों क्वेश्चंस को मेंशन किया है तो आप लोगों का 30 वर्ड से एक्सीड कर गया होगा, जिस पे आपका मार्क्स कट सकता है। क्वेश्चन बी, व्हाट डिड द पोएट कैरी टू द ट्री टॉप हाउस, मतलब कि जो पोएट थे, ओके, जो रस्किन बॉन्ड जो पोएट थे वो क्या क्या लेकर के जाते थे ट्री टॉप हाउस में, ओके। वो छत में क्या करके लेकर के जाते थे, अपनी ग्रैनी के लिए। तो आप सभी ने ट्री क्लाइंबिंग चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, क्योंकि हम वहां पे बताया गया है कि वहां पर जो पोएट थे वो खाना लेकर के जाते थे, शेरी लेकर के जाते थे, ओके, ग्रैंड स्टाइल में, एक बहुत ही अच्छे वे में लेकर के जाते थे, और ट्रे में ग्लासेस में लेकर के जाते थे इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट बात करें तो टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे बाय काउंटी इंस्पेक्टर वाई, देखिए जो टॉमीज के टीचर थे उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा ले जाया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा हुआ था क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो गया था, ओके, पूरा खाली हो गया था। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो स्वामीज फादर वाज अ स्टबर्न मैन, जस्टिफाई, बोला जा रहा है कि स्वामी के जो फादर थे वो स्टबर्न मैन थे, जिद्दी व्यक्ति थे। ऐसा क्यों, तो देखिए स्टूडेंट, स्टबर्न जिद्दी इसलिए थे क्योंकि वो चाहते थे ना कि उनका बेटा स्कूल जाए, क्योंकि उनका बेटा नखरे करके स्कूल को एब्सेंट करता था। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, एंड वो किसी भी हाल में अपने बेटे को स्कूल भेजना चाहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने टीचर से लड़ना ही क्यों ना पड़े, ओके। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को वही चीजें लिखनी थी कि उनके जो फादर थे स्टबर्न थे, क्योंकि अपने बेटे को हमेशा स्कूल भेजना चाहते थे, कभी भी ये नहीं चाहते थे उनका बेटा स्कूल एब्सेंट करे। और स्वामी जो है कभी हेडेक, कभी स्टमक पेन, ये सब बहाना मार के स्कूल एब्सेंट करना चाहता था, कभी कभी तो अपने टीचर को ही फंसा दिया करता था। तो यही सारी चीजें आपकी जाती है इस क्वेश्चन में। आपको 25 से 30 वर्ड में, 20 से 30 में इस आंसर को खत्म करना था, ज्यादा नहीं लिखना था। नेक्स्ट है मेंशन 2 डिफिकल्टीज, सॉरी मेंशन 2 थिंग्स दैट मेड द पोएट लाइफ डिफिकल्ट, मतलब कि माय मदर पोएम से ये क्वेश्चन लिया गया है। हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से 2 डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को, ओके। ये जो पोएम है वो आप लोगों को लिया गया है माय मदर पोएम से, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका आंसर होता डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेंपल सिटीजन्स। उन्हें क्या करना पड़ता था, सुबह सुबह उठ करके 4-5 बजे उठते थे अर्ली मॉर्निंग में, उसके बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, पहले पेपर खरीद के लाते थे, उसके बाद फिर वो जाते थे बहुत ही दूर माइल्स जाते थे अपने अरब टीचिंग स्कूल में पढ़ने के लिए, ओके। तो ऐसे डिफिकल्टीज का उन्हें सामना करना पड़ता था। 2 ही बताना था तो मैंने आपको 2 बता दिए। यदि आपने इसके अलावा और भी कुछ लिखा है तो आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, जैसे कि बिजनेस स्टडी करते, मतलब कि बिजनेस टाइम में वो पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए वो नाइट में, रात में देर तक जा करके पढ़ते थे, ओके। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एफ क्वेश्चन है द चिल्ड्रन विश टू सर्व देयर मदरलैंड हाउ, देखिए जो चिल्ड्रन है ना वो अपने मदरलैंड को, मतलब कि उनकी जो जन्मभूमि है उसे सर्व करना चाहते हैं, ओके। उन्हें मदद करना चाहते हैं अपने मदरलैंड की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो चाहते हैं हमारे जो चिल्ड्रंस है, जो चिल्ड्रन सॉन्ग है, ओके, उसमें जो चिल्ड्रंस है ये चाहते हैं किसी प्रकार से मदरलैंड का मदद हो पाए, ओके। तो इसमें आप लोगों को बताना था कि कैसे वो लोग, तो पहले वो चाहते थे कि उन्हें जो दिक्कतें आए जिंदगी में उनका वो लोग अच्छे तरीके से सामना कर सके और मदरलैंड को हेल्प कर सके। उसके साथ साथ वो चाहते थे कि उनका खुद पे कंट्रोल हो, ठीक है, वो कंट्रोल खुद पर करना सीखे, जिसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 2 चीजें जो है वो मदरलैंड में सर्व करना चाहते थे। यदि आप लोगों ने इसके अलावा और भी कुछ लिखा तो आपका बिल्कुल सही होगा। वैसे आपने पोएम वाला क्वेश्चन छोड़ के ऊपर 4 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया होगा ना, तो आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 4 ही करना था, 6 दिया गया था आप लोगों को, ओके। अब देखिए यहाँ पे 40 से 50 वर्ष में आप लोगों को आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 का ए दिया गया है, विलियम मॉरिस इंस्टेंटली न्यू दैट वाज द अमेरिकन। देखिए अब बताना है कि हम लोगों को कि जो विलियम मॉरिस था ना वो पहली तुरंत ही पहचान गया था कि जो आदमी उसकी दुकान में भी आया है वो एक अमेरिकन मैन है। तो ऐसा उसने कैसे किया था, यही क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जामिनेशन में। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ओके। तो उसने कैसे पहचाना था, तो उसका जो हेयर कट था उससे पहले वो पहचाना, उसके साथ साथ उसका जो टाई था वो डिफरेंट रंग बिरंगे कलर से बना हुआ था, ओके। तो वो इस चीज से भी उसी
चीज को पहचान पाता है। उसके बाद वो अमेरिकन जो था वो च्युइंगम चबा रहा था। ओके, तो उससे भी वो लोग पहचान गए, मतलब सॉरी विलियम मॉरिस जो है वो पहचान गए कि ये जो मैन है वो अमेरिकन है। यदि हम लोग बात करें तो उसका रेड फेस था, मतलब उसका जो फेस था वो लाल था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बियर पी रखा था। ओके, तो इससे वो विलियम मॉरिस जो है पहचान चुके थे। तो आप लोगों ने इन सारी चीजों को मेंशन किया है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूरे का पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर इन योर ओन वर्ड्स व्हाई हैड ही कम टू मार्गीज होम। बोला जा रहा है कि मार्गी का होम जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो क्यों आया था, और हम लोगों को काउंटी इंस्पेक्टर को यहाँ पे अपने ही वर्ड्स में क्या करना था, डिस्क्राइब करना। यदि हम लोग काउंटी इंस्पेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो छोटा आदमी था, मतलब कि छोटे हाइट का आदमी था। उसका फेस जो था वो लाल था, उसके पास बॉक्स ऑफ टूल्स थे, पूरे बॉक्स उसके भरे हुए थे, उसमें डायल्स थे, वायर्स थे। ओके, और वो जो है क्या क्या था, हंसता था और मार्गी को क्या करता था, एक एप्पल दिया करता था। ओके, तो उसके बाद उसके टीचर को वहां से ले गया था। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को हमें मेंशन करनी थी कि वो थोड़ा फैट था या फिर उसका रेड फेस था। ओके, वो छोटा हाइट का आदमी था। तो ऐसी चीजें मेंशन करते 40 से 50 आप इसे एक्सटेंड कर सकते थे, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है कि क्यों वो आया था मार्गी का होम, मार्गी के होम में वो क्यों आया था। तो मार्गी का नंबर जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब आ रहा था, जिसके चलते उसकी मम्मी ने क्या किया था, बुलाया था, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर में मार्गी का नंबर बहुत खराब आ रहा था टेस्ट देने पर, क्योंकि उसका जो लेवल था वो हाई हो गया था। ओके, मान लीजिए अब क्लास 1 में है तो आपको क्लास 4 का दे दिया जाए तो आप लोग कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। वैसे क्लास 8 में है तब आपको यदि क्लास 4 का यदि आप क्लास 8 में है आपको क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तब कर पाएंगे, नहीं ना। तो वैसे ही हुआ था मार्गी के साथ। तो मार्गी जो टेस्ट दे रही थी वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का था, जिससे उसका जो नंबर था वो बहुत ज्यादा कम आ रहा था। अब नेक्स्ट है, द नरेटर वाज अ स्ट्रगलिंग राइटर। देखिए, जो नरेटर थे लंचियन चैप्टर से लिया गया है, तो जो नरेटर थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगलिंग राइटर थे। तो आप लोगों को इस आंसर को जस्टिफाई करना है। आप लोगों को इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आप लोगों को क्या करना था, लंचियन चैप्टर के कंटेक्स्ट में लिखना था। देखिए, आप लोगों को इसमें मेनली ये बताना था कि जो नरेटर थे वो लैटिन क्वार्टर में रहते थे, जो मेनली गरीब लोगों के लिए हुआ करता था। उसके साथ साथ वो ज्यादा कमा भी नहीं पाते थे एंड महीने का अंत आते आते उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। ओके, एंड नेक्स्ट मंथ में जब वो पैसा गिनते तो उन्हें पता चलता कि उनके पास सिर्फ 80 फ्रैंक्स ही है और उन्हें पूरा महीना चलाना है। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को हमें डिस्क्राइब करनी थी। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दिया गया है, प्रेमचंद वाज हैप्पी दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिड नॉट कम टू हिज होम, गिव रीजंस। प्रेमचंद जो थे वो हैप्पी थे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनके घर नहीं आने वाला था। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या था। देखिए, प्रेमचंद जो थे वो इसलिए हैप्पी थे क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे वो उनके घर नहीं आ रहे थे। एंड हैप्पी होने का कारण ये ना था, हैप्पी होने का कारण ये था स्टूडेंट्स की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे वो बहुत बड़े आदमी थे। ओके, उनका जो घर था वो बहुत अच्छा होगा। ओके, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो उनकी तनख्वाह भी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे प्रेमचंद के घर की बात करें तो प्रेमचंद के घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी एंड प्रेमचंद जो राइटर है आप लोगों के, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता था, जिससे वो ये चाहते थे कि कभी भी वो उनके घर ना आए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कभी प्रेमचंद के घर ना आए। तो यही आप लोगों को थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करें तो नेम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वन डू यू सपोर्ट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको टिक करवाया था। ओके, यदि आप लोगों ने उसे करके गए होंगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। ओके, आप लोगों को वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताने हैं। तो बहुत प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि मोनार्की हो गया, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गए, उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया। ओके, आप किसे सपोर्ट करेंगे, आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, बट जो डिसीजन लिया जाता है वो सभी के फेवर में होता है। ओके, थोड़ा टाइम लगता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा ही होता है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो आप लोगों को बस डेमोक्रेटिक कंट्री के फंक्शंस एक्सप्लेन करने थे। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो व्हाट विजिबल चेंजेस डिड मिस्टर हिल हैव आफ्टर द बैड ड्रीम। क्या विजिबल चेंजेस मिस्टर हिल में देखे गए बैड ड्रीम के बाद। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनी को वापस रख लिया था, मतलब कि हटने को कहा था, जो पहले उसने नहीं हटने को कहा था। ओके, उन्हें वापस रख लिया गया मिस्टर हिल के द्वारा। उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या किया था, बोला था कि एनी हमेशा रहेगी, बट उसके साथ हम लोग एक और मिनट रख लेंगे ताकि एनी को हल्का हेल्प मिल जाए। तो इसी चीज को आप लोगों को थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना था। ओके, अब हम लोग आगे बात करें तो आप लोगों को 100 से 120 वर्ड में इसका आंसर लिखना था। ओके, क्या दिया गया है, द हर्मिट क्लियर ऑल द डाउट्स दैट द किंग हैड विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सपोर्ट योर आंसर विद द रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। देखिए, जो हर्मिट था वो किंग के सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका था। ओके, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के हेल्प से। तो आप लोगों को अपने आंसर को सपोर्ट करना था
3 क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना था, एक शॉर्ट समराइज वे में 3 क्वेश्चंस का जो भी समरी था उसे आप लोगों को बस लिख देना था कि जो हर्मिट था वो कैसे किंग को समझाता है, उसके कैसे तीनों क्वेश्चंस का आंसर देता है। बेसिकली आपको इसमें वही क्वेश्चन का बल्कि वही समरी लिखना था। जैसे कि उन्होंने बताया था हर्मिट ने कि जो काम अभी आप कर रहे हो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है। ओके, अभी आप जिसके साथ वो काम कर रहे हो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी है। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करनी थी। डू यू थिंक द नरेटर वाज नॉट सिंसियर टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स बलदेव रिक्वेस्ट टू हेल्प हिज सन बट ही वाज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग टू वो राइट योर आंसर इन कंटेक्स्ट टू द स्टोरी द अनडिजर्व्ड रिवार्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नरेटर थे, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नरेटर अपने फ्रेंड बलदेव के सन के लिए ज्यादा सिंसियर नहीं थे या फिर वो गलत भी नहीं थे? आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करना है। तो मैं बोलूँ आप लोगों को इसमें ना प्रेमचंद का ही सपोर्ट करना था, क्योंकि वो अपने जगह पे गलत नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से उनके जो फ्रेंड है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उन्हें परेशान किया जाए। ओके, मतलब कि यदि मान लीजिए बलदेव गलत नहीं था, मान लीजिए वो गलत होता ही तो क्या होता, प्रेमचंद को फिर खराब लगता है कि हाँ मैंने गलत चीज को सपोर्ट किया। ओके, गलत नहीं था उनका बेटा, बलदेव का बेटा गलत नहीं था, बट दिक्कत तो हो सकती थी वो गलत निकलता तो। या फिर यहाँ पे हम लोग घूसखोरी की बात करें, रिश्वत की बात करें, तो ये चीजों को करना बहुत ही ज्यादा गलत है। ओके, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं लिखना था कि हाँ जो नरेटर थे वो गलत काम किए थे। नरेटर ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया बलदेव को, क्योंकि उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी। मान लेते कि उनके फ्रेंड थे बट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, उनका संबंध खराब होता तो फिर उनका फ्रेंड तो मदद नहीं ना कर पाता। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे नरेटर का ही पक्ष लेना था क्वेश्चन में। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो आपको यहाँ पे 13 क्वेश्चन में दिया गया है कि आप लोगों को दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आंसर करना था 100 से 120 वर्ड में। ओके, क्या दिया गया है? लिटिल इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस कैन सेव अस फ्रॉम बिग ट्रबल्स, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द चैप्टर द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर। बोला जा रहा है कि जब लिटिल स्मार्ट रहेंगे, हल्का से स्मार्ट रहेंगे, इंटेलिजेंस रहेंगे, तो आप लोगों को बड़े बड़े ट्रबल्स का सामना करने से यदि लोग बोले कि बड़े बड़े ट्रबल्स का आप लोग इजीली सामना कर सकते हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर किस कंटेक्स्ट में लिखना था? तो आप लोगों को लिखना था द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर के कंटेक्स्ट में। तो आप लोगों को बेसिकली इसमें क्या बताना था? आप लोगों को ये बताना था कि हाँ जैसे विलियम मॉरिस ने किया, वो चीजों को बहुत ही डीपली एक्सपीरियंस कर रहा था, उसके साथ साथ बहुत ही डीपली देख रहा था, नजर रख रहा था उस अमेरिकन पे, उसकी हरकत पे नजर रख रहा था। ओके, उसके बाद कैसे उसने उसे फाइंड किया, तो उसी कंटेक्स्ट में आप लोगों को ये सारी चीज रिवॉल्व करवा के लिखनी थी। ओके, ज्यादा आप लोगों को नहीं लिखना था, 100 से 120 वर्ड में आप लोगों को लिखना था। ओके, मेनली इस चैप्टर का आप लोगों को समझ लिखना था, बट यहाँ पे अमेरिकन कैसा था ये सब आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करना था। आप लोगों को बस यही बताना था कि जो अमेरिकन था या फिर जो आया था, जो वहां पे लेडी आई थी, ओके, वो कैसे 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 हरकतें कर रही थी और कैसे जो विलियम मॉरिस था उसे डिस्क्राइब किया या फिर उसे पकड़ लिया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट? दिस आवर जजमेंट एज आवर वॉचेस नन गो जस्ट अलाइक, ये चीज बिलीव्स इज आउट। तो आप लोगों को बताना है कि सभी का जजमेंट जो है हमारे, देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था इसका मतलब, तो आप लोग इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे? तो आप लोगों को बताना था इसमें कि बेसिकली क्या है कि दो जो घड़ियां होते हैं वो कभी भी एक सेम समय नहीं दिखा पाते हैं, वैसे दो लोगों के जजमेंट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, अपने आप पे जब भरोसा करते हैं, मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, एक बोल रहा है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और एक कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, दोनों में आपस में फाइट होता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि दो लोगों के विचार कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर भी उन्हीं सारी चीजों को एक्सप्रेस करना था अपने आंसर में। आप लोग जितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए होंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, आप लोगों को इसे किस कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना था? कपलेट चैप्टर का। ओके, यदि आपने कपलेट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में देखा होगा तो मैंने आपको वहां पे ये जो एक्सट्रैक्ट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया था कि आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दिया था स्टूडेंट्स। ओके, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोग साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने साइंस का स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डीएवी क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। यदि आप स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना स्कोर कर सके, बल्कि अपना इवैल्यूएशन कर सके अपने स्कोर का। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।